नेपाल में हालात बहुत नाजुक हैं। नेपाल में सरकार के तख्ता पलट के बाद सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन सच ये है कि नेपाल में अब भी हिंसा जारी है। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सेफ हाउस में रखा गया है। वहीं बड़ी खबर ये भी है कि नेपाल के पूर्व पीएम झालनाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई और इस दौरान उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जलने से मौत हो गई। नेपाल में 9 सितंबर को क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ऐसे कई सवालों के जवाब देगी। काठमांडू की ऐसी तस्वीर, ऐसा मंजर, ऐसा कोहराम कि पब्लिक के टारगेट पर आ गई पूरी सरकार। राष्ट्रपति का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उनकी पूरी सरकार का इस्तीफा और फिर सब कुछ सेना ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन इससे पहले 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, नेपाल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हुआ। 15 से 20 हजार नौजवान काठमांडू के सेंटर में जमा हुए। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और इसमें 22 लोगों की फायरिंग से मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और 24 घंटे के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। 24 घंटे के अंदर पब्लिक ने नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल की संसद को जला दिया गया। लोग नेपाल के संसद भवन में घुसे और उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक वो गुस्सा फूटा जो लंबे वक्त तक दबाया गया। काठमांडू में नारे लगे केपी चोर, देश छोड़ और पीछे जलता रहा नेपाल का संसद भवन। पूरी दुनिया और खासकर दक्षिण एशिया के लिए ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं, क्योंकि नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे, राष्ट्रपति के इस्तीफे और चलती संसद से पहले क्या क्या हो चुका है, इसके फ्लैशबैक में जाने की दरकार है। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान, तालिबान ने अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 10 मई 2022 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जनता के लगातार प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भागे थे। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश, पब्लिक के गुस्से के बीच शेख हसीना सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और अब 9 सितंबर 2025 नेपाल, 24 घंटे के प्रदर्शन के बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया। नेपाल की सत्ता को जेन जी यानी कि जेनरेशन जेड वाली पीढ़ी खा गई। जेन जी यानी कि वो पीढ़ी जो साल 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुई है। इस पीढ़ी में 13 साल से 28 साल तक के लोग आते हैं जो डिजिटल दौर में पले बढ़े हैं। इसी पीढ़ी का मुकाबला नेपाल की सरकार नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और जलता हुआ संसद भवन, नेपाल में सत्ता के खिलाफ अंगारों की बौछार इसका बहुत बड़ा सबूत बन गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 बहुत ही खास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। इसमें संसद भवन के अलावा सिंह दरबार, जहां पर मंत्रियों के दफ्तर हैं, यहां से किसी तरह से मंत्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हिंसक प्रदर्शनकारियों के गुस्से की चपेट में नेपाल का सुप्रीम कोर्ट भी आया, जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 2008 में राजशाही से लोकतंत्र में तब्दील होते हुए नेपाल को पूरी दुनिया ने देखा। वो दौर भी काफी हंगामेदार रहा, लेकिन डेमोक्रेसी तक का वो सफर भी नेपाल ने ऐसे दर्दनाक मंजर नहीं देखे थे। नेपाल में एक और संकट ये भी है कि राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। अब 2025 में नेपाल की पब्लिक का क्रोध हर रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और इसका सबसे बड़ा शिकार यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम और यहाँ का हर वो हिस्सा बना है जो सत्ता से जुड़ा है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के निजी निवास को भी जला दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि नेताओं पर नेपाल का गुस्सा कैसे फूटा है। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास को भी पब्लिक ने जला डाला। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए और उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस वीडियो को जरा देखिए, जिसमें नेपाल के वित्त मंत्री विश्व पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को लेकर गुस्सा कैसे फूटा है। सड़क पर जान बचाने के लिए भाग रहे नेपाल के वित्त मंत्री और उनका भेड़िए की तरह पीछा कर रही पब्लिक। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी इस गुस्से से नहीं बच पाए। घायल हालत में उनका वीडियो वायरल हो रहा है।
उन्हें प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा। उनकी पत्नी आजू राणा भी घायल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की राजनीति के सूरमा बने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी जला डाला है। नेपाल में ऐसी आगजनी पहले कभी नहीं देखी गई। नेपाल में वही आग लगी जो दक्षिण एशिया में कई और देशों को जला चुकी है। मई 2022 में श्रीलंका, वही श्रीलंका के आंदोलन में आर्थिक मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे। बदली अर्थव्यवस्था को लेकर पब्लिक ने श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 बांग्लादेश, पिछले साल बांग्लादेश में हुए आंदोलन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रही थी। तब कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब सितंबर 2025 में नेपाल के हालात सबके सामने हैं। सोशल मीडिया को लेकर सरकार का एक ऑर्डर उसके तख्ता पलट की वजह बन गई, क्योंकि पब्लिक भ्रष्टाचार और बदहाल अर्थव्यवस्था से भी परेशान थी। 7 सितंबर तक नेपाल में पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नेपाल के नौजवानों का गुस्सा यहाँ के निष्क्रिय राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी वक्त से उबाल ले रहा था। बदलाव की मांग बस किसी बहाने का इंतजार करती रही। इस आवाज को तब ताकत मिली जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। वजह रही नेपाल की सरकारी नीतियों का पालन न करना। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया और नेपाल में बढ़ते भाई भतीजावाद को लेकर यह गुस्सा और तेज होता चला गया। 8 सितंबर को पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा और भड़कता चला गया और 9 सितंबर को लोगों ने संसद भवन पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने न सिर्फ संसद में आग लगाई बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निजी घर भी जला डाला। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक का घर भी जला दिया, क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की खबर आई थी। इन तमाम घटनाओं के बीच गुस्साई पब्लिक ने कई राजनीतिक दलों का दफ्तर भी जला दिया। नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट ये भी रहा है कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में स्थिर सरकार नहीं रही। 2008 के बाद से नेपाल में कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नेपाल में भ्रष्टाचार के मामले भी उठते रहे हैं, लेकिन कभी कोई निर्णायक एक्शन न होने से अब पब्लिक एक्शन दिखाने पर मजबूर हो गए। नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के बीच के युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और इस वर्ग के पास नौकरी के मौके भी काफी कम हैं, क्योंकि बेरोजगारी नेपाल में बड़ा संकट बनकर उभरी है। बची हुई कसर नेपाल की सरकार ने पूरी कर दी जब उसने नौजवानों के बीच पॉपुलर सोशल मीडिया को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नेपाल में आगे क्या होने जा रहा है। सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आगे नेपाल का नया नेतृत्व कैसा होगा? क्या ये नेपाल की चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद को लेकर यहाँ के लोगों ने नेपाल में तख्ता पलट किया है, क्या वो हासिल हो पाएगा?